हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए ये बता रही हूँ समावेशी विद्यालय का सृजन और निर्माण। ये हमारा चल रहा था, विषय तो हमारा ये है और हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, यानी मतलब समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव करिकुलम, यानी समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत। समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत ये मैंने आपको उस दिन समझाए थे। उस दिन अपन के 10 पॉइंट्स हो गए थे। अब आज हमारा चलेगा 11 पॉइंट। 11 पॉइंट क्या है हमारा? आधुनिकता का सिद्धांत। 11 यानी आधुनिकता का सिद्धांत। आधुनिकता का सिद्धांत। आधुनिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निटी। प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निटी यानी आधुनिकता का सिद्धांत। तो समावेशी पाठ्यक्रम में आधुनिकता का सिद्धांत को भी महत्व दिया गया है, इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी आधुनिकता का मतलब क्या होता है? जो आजकल के विचारों से संबंधित होता है, यानी मॉडर्न टाइप जो होता है। जैसे इसमें उन तथ्यों को तो आधुनिक समावेशी पाठ्यक्रम में उन नवीन तथ्यों और शिक्षण विधियों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है जो कि उपयोगी और नवीन होते हैं। जैसे इस समय वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप, यानी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हमारे आधुनिकता के सिद्धांत क्या है? जैसे प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी बच्चों के लिए, लेकिन आधुनिक काल में ऐसा नहीं है। आधुनिक समय में यानी आजकल तो काफ़ी सब कुछ बदल गया है कि बच्चों के लिए आधुनिकता का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो गया है कि इसमें किस कैटेगरी के बच्चे हैं और उसे किस तरह की शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसीलिए हमें समावेशी शिक्षा में आधुनिकता का सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमारे जो होता है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, यानी जो इस समय चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ही आधुनिकता के सिद्धांत को जोड़ा गया है समावेशी पाठ्यक्रम में। कि अब जैसे इसमें है, जैसे शिक्षण विधियों से संबंधित विविध नवाचारों यानी नए नए उपचारों की विधियों का प्रयोग किया जाता है। नवाचारों की समावेशी पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। और क्योंकि इनके द्वारा एक ओर तो पाठ्यक्रम हमारा आधुनिक बनता है और दूसरी ओर छात्रों के व्यक्तिगत रूप से, यानी छात्रों की व्यक्तिगत रूप से शैक्षिक और अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसमें संभव होती है। यानी छात्र जो कोई सीखता है तो उसका शैक्षिक और अशैक्षिक, यानी शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित, और अशैक्षिक में हमारे आ जाते हैं जैसे पीटी कराना है, खेलकूद प्रतियोगिता है, वाद विवाद प्रतियोगिता है। तो यानी इसमें जो है, इसमें शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो ये हमारा हो गया आधुनिकता का सिद्धांत। अब हमारा 12 पॉइंट आता है हमारा निरंतर विकास का सिद्धांत। 12 निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर यानी कंटिन्यू, जो लगातार चलता रहता है, विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। यानी जो बच्चे का निरंतर यानी लगातार विकास पर संभव है, जो बच्चे का जिसमें समावेशी शिक्षा में ये जो है निरंतर विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट भलीभांति हो सके। तो यानी ये क्रम बराबर चलता रहता है। इसमें समावेशी पाठ्यक्रम में उन अनुसंधानात्मक सिद्धांतों को लिया जाता है, यानी
अनुसंधानात्मक निष्कर्षों को लिया जाता है। जैसे ये खोजपूर्ण, जैसे हम कोई शोध कार्य करते हैं तो शोध कार्य करने के लिए हमें अनेक लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। लाइब्रेरी में जाते हैं, हम कहीं से कोई बुक निकालते हैं, कहीं से कोई बुक निकालते हैं, फिर उन सबका हम सबको सब में से अच्छी चीज़ें निकाल के हम एक वो बनाते हैं, एक मतलब नोट्स टाइप बनाते हैं। तो उसमें उन सबका क्या हो जाता है, मतलब उसमें सबका रस आ जाता है। यानी उन सब किताबों का जो हम निचोड़ लेते हैं तो उन सबका जो रस आ जाता है, यानी अनुसंधानात्मक निष्कर्ष, तो वो सब हम निकालते हैं। उसके बाद ही तो हम अपना शोध पूरा करते हैं। तो ऐसे इसमें भी यही है कि अनुसंधान में निष्कर्षों का समावेश भी समावेशी शिक्षा में किया जाता है, जो कि शिक्षा और समावेशी विद्यालयों से संबंधित होता है। और इसमें उन तथ्यों को हटा दिया जाता है जो अनुपयोगी होते हैं, यानी यूजलेस, यानी जिनकी ज़रूरत नहीं होती उन तथ्यों को हम निकाल देते हैं, यानी हटा देते हैं, और जिनकी ज़रूरत होती है उनको हम उसमें सेट कर देते हैं। तो यानी अनुसंधान निष्कर्षों को, अनुसंधानात्मक निष्कर्षों को उसमें करके इसका समावेश किया जाता है। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। जैसे कि जो कि अनेक अवसरों पर, जैसे हमने देखा है, अनेक अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा समावेशी विद्यालय में जिन तथ्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया जाता है उसी को सम्मिलित किया जाता है। जैसे अनेक अवसरों पर, जैसे हम कोई सम्मेलन करते हैं हम, तो उसमें हर तरह के लोग आते हैं। जैसे शिक्षणविद लोग आते हैं, यानी शिक्षण शास्त्री, और उसमें मनोवैज्ञानिक आते हैं और दार्शनिक वगैरह आते हैं। तो वो सब अपने अपने सुझाव देते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं, अपने अपने सुझाव भी देते हैं, समस्या बताते हैं। फिर उनको सबको देखा जाता है कि क्या चीज़ किसकी सही है, तो उन सभी को इसमें समावेशी शिक्षा में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार निरंतर विकास का क्रम जो है समावेशी पाठ्यक्रम में चलता रहता है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है 13। अब हमारा आता है 13, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। इस समावेशी पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत भी इसमें शामिल किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कोऑपरेट करना, जिसमें इसमें बच्चों का और शिक्षक का दोनों का ही कोऑपरेट होता है, एक साथ यानी सहयोग होता है। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समावेशी पाठ्यक्रम की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है, ये तो आपको पता ही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी पाठ्यक्रम के विकास के संदर्भ में विचार विमर्श संबंध होता है। यानी इसमें लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्या होता है, जैसे प्रधानाचार्य वगैरह, शिक्षक वगैरह, इसमें कॉलेज में या स्कूल में मीटिंग वगैरह होती है, तो उसमें वो लोग बैठ के विचार करते हैं कि किस, यानी क्योंकि विद्यालय में और स्कूल में हर कैटेगरी के छात्र होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यानी उन सभी के बारे में देखते हुए, उन सभी को देखते हुए कि किस प्रकार की शिक्षा नीति अपनाई जाए, ये तो आपको पता है। और फिर इस समय तो ये जो 35 साल बाद जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, ये तो आपको पता ही होगा कि क्योंकि ये 35 साल बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, अब ये चलेगी फिर आपकी। तो फिर इसमें, और ये तो हमारी अभी पुरानी चल रही थी, अभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत, तो इसमें जो है सभी लोग बैठ के इसमें अपना विचार विमर्श करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं आपस में। जैसे अनेक देशों से आते हैं इसमें विविध देशों के, यानी विविध देशों के शिक्षण शास्त्री, मैंने भी आपको बताया था, सैनिक शिक्षण शास्त्री हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, और अपने अपने अनुभव, समस्या और समाधान रखते हैं, समाधान और समस्या अपनी अपनी रखते हैं, और फिर उनको इससे देशों को आदि को प्रस्तुत करते हैं। इससे देशों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है कि सभी देशों में फिर ये मतलब बात बताई जाती है कि इस तरह की शिक्षा नीति यहाँ चल रही है। तो फिर इस तरह से बताने के बाद फिर वो लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं वहाँ पे, फिर इससे देशों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है।
इस प्रकार पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो श्रेष्ठ एवं उपयोगी होता है, उपयोगी रूप से संभव होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत भी समावेशी पाठ्यक्रम में होना जरूरी है, यानी ये भी होना चाहिए हमारा जरूरी है। अब हमारा आता है 14 मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत। मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत यानी मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन रिलेटेड प्रिंसिपल। यानी जो मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत भी, इस मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत का भी समावेशी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। ये भी जैसे मूल्यांकन, ये आपको पता है, जैसे मूल्यांकन करना यानी जांच परख करना, तो पहले तो हम हर प्रकार की सामग्री जुटाते हैं, इसमें हर प्रकार की सामग्री जुटाते हैं समावेशी शिक्षा में कि कैसे क्या होना चाहिए उसको, फिर इसका जांच परख करते हैं। यानी अब इसमें जैसे बच्चों का होता है, इसमें प्रथम परख है, द्वितीय परख है, तृतीय परख है, तो इस तरह के जो जांच पत्र होते हैं, बच्चों की जो जांच परख होते हैं, तो उसको ही हम मूल्यांकन कहते हैं। यानी इवोल्यूशन रिलेटेड प्रिंसिपल यानी मूल्यांकन संबंधी सिद्धांत। तो ये इसमें मूल्यांकन संबंधी सिद्धांतों में बच्चों की मानसिक स्थिति देखी जाती है कि इसमें बच्चा कहाँ से कहाँ तक सीखा। तो मूल्यांकन ये इसमें विविधता लिए होता है जी। ये मूल्यांकन संबंधी सिद्धांतों के बारे में समावेशी पाठ्यक्रम में विविधता एवं परिवर्तन का सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता है। और समावेशी पाठ्यक्रम में मूल्यांकन में विविध विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यानी विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, और वो विधियाँ होती है भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी अलग अलग, यानी ये बच्चे की रुचि के अनुसार होती है। जैसे हमारा निबंध लेखन है, प्रस्तुतिकरण करना है, चार्ट तैयार करना है, समूह कार्य करना है, और जो स्कूल में या कॉलेज में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यानी कल्चरल मतलब प्रोग्राम जो होते हैं हमारे, तो उन सब में छात्र अपना अपना सहयोग देते हैं। इसमें शिक्षकों के साथ छात्र भी अपना अपना सहयोग देते हैं, यानी अपने इंटरेस्ट के अनुसार, यानी अपनी रुचि के अनुसार। तो ये सभी जो होते हैं प्रकाशन यानी पत्रिका का प्रकाशन करना है, एवं विद्यालय संबंधी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में भी छात्रों की सहभागिता आदि, ये सभी जो होते हैं छात्र अपने अपनी रुचियों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं। और ये सभी मूल्यांकन विधियाँ जो है वो सामान्य से पृथक है, यानी सामान्य से अलग अलग। अब अलग अलग तो हुई गई, जैसे कोई बच्चा चार्ट तैयार कर रहा है, कोई समूह कार्य कर रहा है, यानी समूह में एक साथ इकट्ठे होकर काम करना, यानी समूह कार्य करना, कोई चार्ट तैयार करना है, कोई निबंध लेखन है, यानी सब अलग अलग हो गया या नहीं हो गया। तो ये सभी विभिन्न प्रकार की हो गई, यानी इसमें विविधता का विशेष योगदान है। तो ये सभी मूल्यांकन विधियाँ जो होती है वो सामान्य से पृथक होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे ये समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत हुए। अब इससे हमें क्या पता चला, और ये इसके साथ साथ इनमें आवश्यकता के अनुसार ही परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को किसी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं कि किस तरह की हम शिक्षा नीति को अपनाएं। अब तो क्योंकि इससे ये स्पष्ट होता है समावेशी पाठ्यक्रम का स्वरूप पूर्णतः उपयोगी है, वैज्ञानिक है, लोचपूर्ण है और आधुनिक और समसामयिक रूप से होता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समावेशी पाठ्यक्रम में तो इसमें तो हर बच्चे की, जैसे अक्षम बच्चे हैं, अक्षम हैं, अपवांछित हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं और सामान्य बच्चे हैं, तो इन सभी को एक ही साथ एक ही छत के नीचे एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसलिए ये समावेशी पाठ्यक्रम का इसमें हमारा काफ़ी योगदान है। समावेशी पाठ्यक्रम में इस शिक्षा का काफ़ी योगदान है, क्योंकि इसमें हर तरह का बच्चा एक तरह से ही पढ़ाई कर सके, जिसमें उसके अंदर कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए उसमें। तो ये जो है फिर इससे सभी बच्चों के स्तर के छात्रों का सर्वांगीण विकास सामान्य छात्रों की भांति ही होता है। यानी जो अक्षम वर्ग के बच्चे हैं, यानी अक्षम जो मैंने आपको बताया ही है कि मतलब जिनमें ज़्यादा कुछ सीखने की क्षमता नहीं है, यानी अक्षम बच्चे हो गए,
तो और फिर जो अपवांछित है यानी विकलांग बच्चे हैं, जो पैरों से चल नहीं पाते, जो हाथों से ठीक से लिख नहीं पाते, जो दौड़ नहीं मतलब चल ही नहीं पाते ठीक से, तो वो आ गए अपवांछित। और पिछड़े वर्ग के बच्चे तो ये सभी सामान्य बच्चों की भांति ही कार्य करते हैं। तो जैसे कि जो बच्चा चल नहीं पाता तो उसके लिए हमने बैठने की व्यवस्था वाला काम कर दिया, जैसे कि आप निबंध लिखिए बैठ के, आप अपनी कहानी लिखिए बैठ के, आप कविता लिखिए बैठ के, तो यानी अपनी उसी की रुचि के अनुसार उसके लिए हमने कार्य बता दिया। तो इस प्रकार से कोई बच्चा अपने अंदर हीन भावना लेके नहीं आएगा और फिर सभी एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे और ये भी सामान्य बच्चों की तरह ही इनका भी स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो फिर इसलिए बच्चों का संपूर्ण विकास, फिर बच्चे का संपूर्ण विकास तो स्वयं भी हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए तो हमें इसमें समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांत को जोड़ा है और फिर इसकी भांति हमें सर्वांगीण विकास समावेशी पाठ्यक्रम में किया है। अच्छा बच्चे, ठीक है, थैंक यू।